सोचिए जरा, क्या एक अकेला विचार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो सदियों पुराने साम्राज्य को धूल में मिला दे? आज हम रूसी क्रांति की कहानी में उतर रहे हैं, और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे विचार की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बड़ा सवाल है ना? कि आखिर एक आइडिया में इतनी ताकत आती कहाँ से है। ये समझने के लिए कि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे ढह गया, हमें पहले उस चिंगारी को समझना होगा जिसने ये आग लगाई। तो चलिए देखते हैं कि ये विचार आया कहाँ से। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, एक ऐसी दुनिया जो बहुत तेजी से बदल रही थी। और इसी उथल पुथल के बीच एक नए और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया, समाजवाद। देखिए, एक तरफ तो नई नई फैक्ट्रियों की चिमनियां थीं जो दिन रात प्रगति का धुआं उगल रही थीं, जिससे कुछ लोगों के लिए बेहिसाब दौलत बन रही थी। लेकिन उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर लाखों लोगों के लिए एक बिल्कुल अलग ही हकीकत थी। लंबे लंबे काम के घंटे, खतरनाक हालात और ऐसी गरीबी जो इंसान की रूह को निचोड़ ले। बस यही वो खाई थी अमीर और गरीब के बीच, जहां क्रांति के बीज बोए जा रहे थे। और यहीं पे एंट्री होती है कार्ल मार्क्स नाम के एक थिंकर की। उन्होंने इतिहास को ना एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखा। उनके लिए ये राजा रानियों की कहानी नहीं थी, बल्कि दो गुटों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई थी। एक तरफ वो जिनके पास सब कुछ है, और दूसरी तरफ वो जिनके पास कुछ भी नहीं। उन्होंने इसे नाम दिया वर्ग संघर्ष, और उनका मानना था कि यही वो असली ताकत है जो इतिहास का पहिया घुमाती है। और इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? मार्क्स की भविष्यवाणी थी एक आखिरी निर्णायक क्रांति। एक ऐसी दुनिया जहां मजदूर अपनी जंजीरें तोड़ देंगे, सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे और एक नया समाज बनाएंगे। एक ऐसा समाज जहां कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, सिर्फ बराबरी होगी। अब जरा सोचिए, उन लोगों के लिए जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं था, ये वादा कितना शक्तिशाली रहा होगा। तो ये जो जबरदस्त आइडिया था, ये यूरोप से होता हुआ रूस कैसे पहुंचा? सच तो यह है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत का रूस इस विचार के लिए एकदम कह सकते हैं परफेक्ट जमीन थी। एक बारूद का ढेर जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और इस बारूद के ढेर पर बैठे थे जार निकोलस द्वितीय। अब कागज पर तो वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे, एक बहुत बड़े साम्राज्य के एक छत्र शासक। लेकिन असलियत में उनकी पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही थी। उनके महल की दीवारों के बाहर असंतोष की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। संकट हर तरफ से आ रहा था। एक तो जार का लोहे की मुट्ठी से शासन करना, ऊपर से गांव में किसान भूख से मर रहे थे और शहरों में मजदूरों के हालात बद से बदतर थे। फिर जापान के खिलाफ एक जंग में शर्मनाक हार हुई, और ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ पहला विश्व युद्ध, जिसने देश को खून और संसाधनों दोनों से खाली कर दिया। जार का साम्राज्य अब ढहने की कगार पर था। और यह गुस्सा सिर्फ गरीबों तक ही सीमित नहीं था। छात्र, सैनिक, बुद्धिजीवी, यहां तक कि ऊंचे तबके के कुछ लोग भी बदलाव के लिए बेचैन थे। पूरा देश एक अनजाने भविष्य की दहलीज पर खड़ा था। और फिर आया साल 1917, वो साल जब दशकों का दबा हुआ गुस्सा और निराशा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी, और रूस हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। 1917 तो बस एक तूफान की तरह आया। सब कुछ फरवरी में शुरू हुआ, जब भूखे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, और देखते ही देखते जार का शासन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये एक अचानक हुआ विद्रोह था। फिर अप्रैल में एक एग्जाइल क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन रूस वापस लौटे, और आखिरकार अक्टूबर में उनके बोल्शेविकों ने एक सोचे समझे तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया। दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। तो सवाल यह है कि बोल्शेविक इतने कामयाब कैसे हुए? उनका राज छिपा था एक बहुत ही सरल 3 शब्दों के नारे में: शांति, भूमि और रोटी। जंग से थके हुए सैनिकों के लिए शांति, जमीन के भूखे किसानों के लिए भूमि, और भूखे मजदूरों के लिए रोटी। ये एक ऐसा मैसेज था जो सीधे लाखों लोगों के दिलों में उतर गया। क्रांति जीत लेना एक बात थी, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। एक विचार को हकीकत में कैसे बदला जाए? एक इतने बड़े तबाह हो चुके देश पर शासन कैसे किया जाए? इस नामुमकिन से काम का बीड़ा उठाया व्लादिमीर लेनिन ने। अब वो सिर्फ एक अंडरग्राउंड क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक नई सरकार के मुखिया थे, जिसके सामने गृह युद्ध, अकाल और विदेशी हमले जैसी भयानक मुसीबतें मुंह बाए खड़ी थीं। लेनिन एक कट्टर विचारक थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हकीकत को समझते भी थे।
जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढहने वाली थी, तो उन्होंने 1921 में एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसने एक तरह से पूंजीवाद के एक छोटे से हिस्से को वापस आने दिया। हाँ, ये उनकी विचारधारा के खिलाफ था, लेकिन लेनिन जानते थे कि क्रांति को बचाने के लिए ये एक जरूरी समझौता था। और इन्हीं शुरुआती उथल-पुथल भरे सालों के बाद दिसंबर 1922 में दुनिया के नक्शे पर एक नए तरह के देश का जन्म हुआ, सोवियत संघ, इतिहास का पहला कम्युनिस्ट राज्य। लेकिन फिर 1924 में लेनिन की मौत हो गई और एक खालीपन पैदा हो गया। पर्दे के पीछे सत्ता के लिए एक बहुत ही बेरहम संघर्ष छिड़ गया, और उस संघर्ष से जो शख्स सबसे ऊपर उभर कर आया वो था जोसेफ स्टालिन, एक ऐसा आदमी जिसका सरनेम स्टील का आदमी उसके राज करने के तरीके की पूरी कहानी बयां कर देता था। स्टालिन के राज में सोवियत संघ एक बहुत ही क्रूर बदलाव से गुजरा। उन्होंने देश को एक औद्योगिक महाशक्ति बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, लाखों किसानों से उनकी जमीनें छीन ली और ग्रेट पर्च के नाम पर अपने हर मुमकिन दुश्मन को खत्म करने के लिए आतंक का राज फैला दिया। क्रांति की एक बहुत बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकाई गई। तो आखिर में इस महान और भयानक प्रयोग की विरासत क्या थी? इसका असर सिर्फ रूस की सीमाओं के अंदर नहीं रहा, नहीं, इसने 20वीं सदी के पूरे इतिहास को एक नया आकार दिया। रूसी क्रांति की गूंज मॉस्को से बहुत दूर तक पहुंची। इसने दुनिया को दो दुश्मन खेमों में बांट दिया, जिससे दशकों तक चलने वाले कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इसने चीन, क्यूबा और वियतनाम जैसे देशों में क्रांतियों को हवा दी, और तो और इसने दुनिया भर में गुलामी के खिलाफ लड़ रहे लोगों को एक उम्मीद भी दी। लेकिन आखिरकार ये सिस्टम टिक नहीं सका। 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी, फिर सुधार की कुछ कोशिशें हुईं और 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई, और फिर 1991 में अपनी स्थापना के लगभग 70 साल बाद सोवियत संघ खुद ही बिखर गया। और इस तरह हम अपनी कहानी के अंत पर आते हैं और वापस उसी शुरुआती सवाल पर। 74 सालों के बाद क्या शांति, भूमि और रोटी का वो वादा पूरा हुआ? क्या एक वर्गहीन समाज का सपना कभी साकार हुआ? ये एक बहुत ही जटिल विरासत है और इसका जवाब आज भी बहस का एक बड़ा मुद्दा है। ये हमें विचारों की ताकत और उन्हें हकीकत में बदलने की कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।